कांग्रेस जैसी पहले थी उससे तो काफ़ी सुधरी है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें क्यों लगती हैं कि विपक्ष उनको सही से नहीं उठा पाता? तमाम ऐसे प्रकरण हैं जिसकी वजह से मतलब क्या करें क्या ना करें ये समझ में ही नहीं आ रहा है। बीजेपी के कार्यकाल में हर महीने कोई बड़ा मामला आ जा रहा है। बीजेपी को और कुछ मामलों में हम एक्सपोज करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजीत काम्बोज। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। स्वागत है आपका। महाराज जी, चुनावी मौसम है, केदारनाथ उपचुनाव का 20 तारीख को मतदान होना है। शुरुआत उसी से करते हैं। क्या स्थिति, आप भी लौटे हैं केदारनाथ में प्रचार प्रसार करके, क्या स्थिति है ग्राउंड पर? देखिए, ग्राउंड पे लोगों में खासी नाराजी बीजेपी को देख कर है। उसके कई कारण है। सबसे बड़ा कारण जो वहाँ लगता है, चारधाम यात्रा जिस तरीके से डिस्टर्ब की गई है इन पिछले 5-6 वर्षों में, उससे वहाँ के स्थानीय निवासियों का जो रोज़गार है वो घटा है। और अमूमन हमारे लिए केदारनाथ बाबा आस्था के साथ साथ भगवान के साथ साथ हमारी रोज़ी रोटी का ज़रिया भी हैं। उनके बदौलत हमारे परिवार पलते हैं और 4 महीने की जी तोड़ मेहनत के बाद हम जो कमाई करते हैं वहाँ के लोग, उससे उनका 12 महीने का जीवन यापन उनके परिवारों का होता रहा है। और इधर जो है लगातार व्यापार में गिरावट आ रही है। जैसे कांग्रेस के समय में ये था कि चारधाम की अगर कोई यात्रा उत्तराखंड की करेगा तो उसको कम से कम 10 दिन यहाँ प्रवास करना होता था, तो उससे होटलेर्स का, होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स दुकान वालों का खर्चा चलता था, उनकी यहाँ बिक्री होती थी। लेकिन इधर उस पर बहुत नुकसान हुआ है। लोग सीधे आ रहे हैं, शाम को पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सुबह वापस चले जा रहे हैं, तो उसका नुकसान हुआ है। और जो टूट फूट है उसमें मुआवजे सही से नहीं मिल रहे। घोड़े खच्चर वालों के लिए ऐसे कानून बना दिए जैसे चौपर वालों के लिए नहीं है, वो नाराज़ हैं। छोटे दुकानदार नाराज़ हैं। जिनका आपदा में नुकसान हुआ उनको मुआवजा इतना कम मिला कि मतलब ऊँट के मुंह में जीरा भी ज़्यादा होगा। 20 लाख का नुकसान हो रहा, 20,000 रुपये मुआवजा है, तो इस वजह से वहाँ नाराज़गी है। और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, स्कूलों में टीचर्स नहीं है। जो रेयर एंड टीयर्स पिछले 7 साल भर से हुए हैं वो ठीक अभी तक नहीं हो रहे। तो इन चीज़ों को लेकर वहाँ खासी नाराज़गी है। और जो केदार बाबा का मंदिर बनाने की कोशिश बुराड़ी में हुई थी और मुख्यमंत्री ने जाके वहाँ उसमें शिरकत की और ये कहा कि उत्तराखंड ना भी आए, यहाँ के मंदिर में अब आए तो वही पुण्य मिलेगा, उससे खासी नाराज़गी है। दूसरा, यात्रा को जो डाइवर्ट करने की बातें वहाँ सुनने को मिल रही, निश्चित ही उसका बड़ा प्रभाव केदारनाथ सीट पर है। लेकिन अध्यक्ष जी, आप जो तमाम बातें कर रहे हैं, चाहे बुराड़ी केदारनाथ धाम की बात हो या फिर डाइवर्ट करने वाले बात, कल ही सीएम साहब ने वहाँ पर तमाम कसम भी खाई है केदार बाबा की कि कोई शिला यहाँ से नहीं गई। डाइवर्ट करने की बातें हैं कि वो कांग्रेस की उपज है कि हम डाइवर्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर देखिए ये शर्मनाक है। बुराड़ी आप गए थे नहीं गए थे इस बात का उत्तर देते हैं। बुराड़ी में जो आपने बोला, लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने, लीडिंग चैनल्स ने उसको दिखाया कि आपने क्या कहा है। शिला की बात खुद उस कंपनी जो लोग उसको बना रहे हैं उनके पीआर ने खुद इस बात को फ़ोन पर लोगों से, जब लोगों ने इंक्वायरी ली, उन्होंने कहा हम शिला वहाँ से लेके आए हैं। तो ये झुटलाने वाली बातें नहीं हैं। तो ये हुआ है। और डाइवर्ट वाली बात हम नहीं कह रहे, डाइवर्ट वाली बात वहाँ के लोग कह रहे हैं। लोगों के बीच में चर्चा, हमने भी सुना इस बात को। तो अब वो कसम खा रहे हैं। कसम तो बीजेपी बड़ी बड़ी करती है। सोने की चोरी पे बता देना, अभी तक खुल के सामने क्यों नहीं आ रही बात है? इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? वो इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ है? जो पत्रकारों से सतपाल महाराज ने कहा था कि मैंने इंक्वायरी कराई थी और इंक्वायरी की रिपोर्ट मैं पढ़ूंगा, साल भर पढ़ी नहीं, पढ़ूंगा उसके बाद बताऊँ। आज तो उस इंटरव्यू को भी 3 महीने हो गए। क्या 3 महीने में मंत्री को 20 पेज की रिपोर्ट पढ़ने का टाइम नहीं मिला? तो ये हमारे कारण हैं जिस पर हम जनता के बीच में जाके बातें रख रहे हैं। कोई कितनी भी कसम खाए, लेकिन आपने शंकराचार्य जी का अपमान किया, ये सबको पता है। वहाँ कृष्णा माई की गुफा का आपने नाम बदला, सबको पता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कल आगाज मनाते दिखाई दे रहे थे, उन्होंने हमारे बाबा केदार के गर्भगृह के कानूनों को तोड़ा, 5 कैमरे ले जाके, ये सब ने देखा है। आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तमाम बातें आपने कही। क्या कांग्रेस केवल जनता की नाराजगी के भरोसे पूरा चुनाव लड़ रही है या अपना भी कुछ है कि हम जनता को प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, हमने तो बहुत कुछ प्रेजेंट किया है। जिस समय बुराड़ी मंदिर बन रहा था उस समय करण मेहरा कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर हरिद्वार हरजी की पौड़ी से लेकर केदारनाथ तक पैदल पदयात्रा किया। लगभग 300 किलोमीटर के आसपास की वो यात्रा है। पूरा पदभ्रमण किया और उस प्रेशर के तहत सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े और दिल्ली का बुराड़ी का मंदिर बनना रुका। ये हमारा है। दूसरा, जब 2014 में आपदा आई थी, आपने देखा होगा कि उस समय जिस तरीके से, जिस स्पीड से काम हुआ, इस बात की तारीफ हमने नहीं करी।
बाबा रामदेव जो अक्सर बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, उन्होंने खुद उस काम की तारीफ की थी और उसमें सारे जर्नलिस्ट लोग के सामने उस बात को कहा था। उसके अलावा इनकी नेता जो उमा भारती हैं, जो इनकी मुख्यमंत्री भी रही हैं, उन्होंने आगे तारीफ की थी कि हरीश रावत की सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है और रिकॉर्ड टाइम पे इस काम को करना अपने आप में अजूबा है, ये उनके शब्द थे। तो हमने काम किया है और उसी के बदौलत, उस काम के बदौलत ही हम लोगों के बीच में जा पा रहे हैं और जा रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, दूसरी चीज़ कैंडिडेट पे आ जाते हैं। कैंडिडेट आपके मनोज रावत जी हैं, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर है। उनका चयन दोबारा से उपचुनाव के लिए किया गया है। स्थिति क्या अनुकूल है वोटर्स के बीच पे स्थिति? देखिए, तीसरा और चौथा एक बात है, आप कैलकुलेट करते हैं। आशा नौटियाल जी भी तीसरे नंबर पे थी, आज उनको टिकट दिया है, 2022 में तीसरे नंबर में थी ना। और जो जीती हैं शैला रानी रावत, वो 2017 में चौथे नंबर पे थी। तो चौथा तीसरा ये कोई वो नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में किस तरीके से चुनाव कैंडिडेट लड़ रहा, क्या उसकी मेहनत है, उस पर लोग वोट करते हैं। जी, आप लगातार चुनाव में देख रहे हैं, मंगलौर भी आपने जीता, बद्रीनाथ भी आपने जीता। क्या केदारनाथ में स्थितियां अनुकूल हैं इन चीज़ों को लेकर? देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में जो इन्होंने मंगलौर में किया, वो बहुत संभव नहीं होता, क्योंकि आपके पास ना तो उतना फोर्स है ना कुछ है। आप उतनी बदतमीजी और बेईमानी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गांव का आदमी, जब पहाड़ का आदमी बिगड़ता है ना, तो उसको हाथी भी नहीं संभाल पाता है। तो ये तो सरकार को भी समझना पड़ेगा, और छेड़े ना तो ज़्यादा बेहतर हो। हालांकि कोशिश हो रही है। आज जो बैठक थी, गुप्त बैठक, उसका नाम आज उन्होंने कुछ और रख दिया, वो भू कानून को लेकर बैठक का नाम दे दिया है। लेकिन हकीकत ये थी कि अधिकारियों को बुलाया गया था और वहाँ लोगों की एंट्री बंद थी। तो आपको आशंका है 20 नवंबर से पहले काफ़ी कुछ हो सकता है? निश्चित ही हो रहा है, और सरकार कोशिश करेगी, क्योंकि सरकार की चूलें हिली हुई हैं। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि हम कुछ गड़बड़ होने ना दें। हम लोग पहरेदारी करेंगे रात की। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं विपक्ष के, क्या लगता है, क्या वाकई में विपक्ष की भूमिका निभा रही है कांग्रेस उत्तराखंड में, या मित्र विपक्ष की भूमिका में है? देखिए, मेरे ख्याल से इससे बड़ा आरोप मैं अपने ऊपर कोई नहीं मान सकता। 12 दिन लगातार अंकिता में जेल भरी, SSC भर्ती घोटाले में भी 7 दिन लगातार प्रोग्राम दिए, जेलें भरी। लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, पिट रहे हैं और हंगामे कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, चाहे वो सदन है, चाहे सदन के बाहर है, सड़कों में। मेरे ख्याल से इन 2.5-3 सालों में जितने प्रोग्राम कांग्रेस ने बीजेपी के अगेंस्ट दिए हैं, हर 10 से 11 दिन में ऑन एन एवरेज एक कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश में चलता है। और उसका असर, जो हमारी रैली रुद्रपुर हुई, जो हमारी रैली फिर उसके बाद नैनीताल हुई, उससे पहले हमने यहाँ ईडी के कार्यालय का जो प्रदर्शन किया था, वो अभूतपूर्व प्रदर्शन थे। और पहली बार हुआ है राज्य बनने के बाद कि 5,000 से ज़्यादा लोगों को लेकर गैरसैंण का घेराव हम लोगों ने किया था। 17 बैरिकेटिंग्स तोड़ के हम ऊपर तक पहुँचे थे, और किस तरीके से पुलिस ने बचाया। और खुद जज जो वहाँ उस समय जुडिशरी थे, उन्होंने कहा कि 5,000 लोगों को गिरफ्तार करके हमने आज छोड़ा है। तो ये अनाउंस गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था। तो ऐसा समझा जा सकता है कि कांग्रेस किस तरीके से लड़ रही है। आपने तमाम चीज़ें गिनाई, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपकी जो चीज़ें हैं वो दिख भी रही हैं, लेकिन क्या पूरी कांग्रेस एकजुट है, सहयोग है सभी नेताओं का? देखिए, कोई हो या ना हो, गर भला चाहते हो हिंदुस्तान का तो कारवां में शामिल हो, गर भला चाहते हो हिंदुस्तान का तो कारवां में शामिल हो। यूँ कोई एक अकेली बूंद समंदर नहीं बनती, ये कहा जाता है। और जिसके समझ में आएगा वो समुद्र के साथ मिलेगा, जिसके समझ में नहीं आएगा तो वो नैपथ्य में जाएगा। ये जो काम करता है वो दिखता है और दिखाई भी देगा, और मजबूरी होती है हर किसी की उस काम को करने की। दूसरा, कांग्रेस अगर मित्र विपक्ष होता तो हम 2 बाई इलेक्शन नहीं जीते। रिकॉर्ड हुआ है कि राज्य में जिसकी सरकार है वो कभी बाई इलेक्शन नहीं हारती, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों बाई इलेक्शन हमने बीजेपी को हराए हैं। इसका मतलब विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और जनता ने उस विपक्ष पर मोहर लगाई है। लगातार संगठन के भीतर की अगर बात की जाए, इस तरह की चर्चाएं आम रहती हैं कि पूरा सहयोग पीसीसी को नहीं मिल रहा, या कोई नेता अगर कुछ प्रोटेस्ट करता है तो दूसरा उसकी काट करने में लग जाता है। इस तरह की चीज़ों पर कैसे रोक लगाएंगे? देखिए, हम जो कोशिश करने का तरीका है, मैं स्वयं आगे बढ़कर चीज़ों में पार्टिसिपेट करता हूँ। मैं रात और दिन दौड़ रहा हूँ, और उसको देख के हमारा कार्यकर्ता भी आज ये कहता है कि यार अध्यक्ष दौड़ा तो हमको भी दौड़ना है। रही बात की कंट्रोल करने की, इसकी कोई ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती, क्योंकि सब पब्लिक है और सब जानती है, सबको देख रहे हैं, और इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। जो सही तरीके से काम कर रहा होगा, जो सही तरीके से लोगों की चीज़ों को डिलीवर कर रहा होगा, लोग उसके संग खड़े होंगे। और आने वाले समय में जो गड़बड़ करेगा उसको स्वयं को नुकसान होगा, पार्टी को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2022 विधानसभा चुनाव के ठीक बाद आपकी ताजपोशी हुई जिम्मेदारी आपको मिली, उसके बाद से आज तक आपकी टीम का इंतजार हो रहा है, और कई फैसले, टीम तो चलिए आपका अपना फैसला होगा, कई फैसले ऐसे हैं जो
चर्चा ये होती है कि आपने बाईपास किया, चाहे अभी उपचुनाव में देख लिया जाए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होती है, भुवन कापड़ी और हरिद्वार से वीरेंद्र जाति जी को आप नियुक्त करते हैं। चर्चा ये हो जाती है कि जब दिल्ली की बैठक में तय हो गया कि लखपत बुटोला और मंत्री प्रसाद नैथानी पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे, तो फिर करण महारा क्यों भुवन कापड़ी या वीरेंद्र जाति का नाम अनाउंस करते हैं? देखिए, आप इसमें जो भी इस बातों को यहाँ फैला रहा है वो किस बुद्धिमत्ता से फैला रहा है मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि भुवन कापड़ी और वीरेंद्र जाति का नाम भी आदरणीय शैलजा जी के ही पत्र से जारी हुए थे, अगर आपको याद होगा। उन्होंने मेरी बातों का उल्लेख करते उनको बनाया पर्यवेक्षक। और उसके बाद मैं, क्योंकि छोटा कैलाश और ओम पर्वत वाली साइड में सीमांत के लोग हमारे वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे, बीइंग कांग्रेस प्रेसिडेंट, कि वो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी था। तो मैं अपने हाईकमान को बता के छोटा कैलाश और उसके आसपास जो हमारे वहाँ के लोग हैं उनके आंदोलन में भागीदारी करने गया था, वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। उस बीच पार्टी को लगा कि हमको ऐसा करना चाहिए, तो उन्होंने 2 पर्यवेक्षक और बनाए। तो इसमें बाईपास और नई बाईपास की तो कहीं बात ही नहीं है। क्या उनके बनने के बाद मैंने विरोध किया कि क्यों बन गए? और मेरा जो बनाने का उद्देश्य था भुवन कापड़ी जी को, उनको वो एक तो भुवन कापड़ी हमारे डिप्टी लीडर हैं और वीरेंद्र जाति भी उभरते हुए एक हमारे नए सितारे हैं, और मुझे लगता था कि उन दोनों का वहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अनबायस्ड रिपोर्ट अगर कोई दे पाएगा कार्यकर्ताओं से और जनता की नस समझ के, तो वो दूंगे। उस समझ से मैंने आदरणीय शैलजा जी से निवेदन किया, उन्होंने मेरा निवेदन माना, उनको बना दिया। लेकिन मेरे छोटा कैलाश जाने में और वहाँ धरने में रहने में, 2 दिन के दौरान मैं धरने में था, उस बीच यहाँ क्या डेवलपमेंट हुए, क्या चीज़ समझी गई, उसके बाद वो फैसला लिया गया था। लेकिन उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गणेश गोदियाल जी, लखपत बुटोला, फिर ये नाम अनाउंस किए गए, जबकि मंत्री प्रसाद नैथानी जो शुरू से चर्चा में तो वो गायब हो गए। मंत्री प्रसाद नैथानी जी ने स्वयं असमर्थता जताई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें मतलब मेरा जाना वहाँ उचित नहीं है, और उन्होंने मना किया। तो उसी के आधार पर फिर हमको लखपत जी के लिए भी बात हुई थी। लखपत जी ने भी कहा मेरा लगा हुआ क्षेत्र है मेरी विधानसभा से, मैं वहाँ काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रभारी ना बनाया जाए। लेकिन बाद में फिर शैलजा जी के आग्रह पर वो भी गए। आप लगातार उपचुनाव में, मनोज रावत जी आपके कैंडिडेट प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हरीश रावत जी वहाँ जाते हैं, ऐश्वर्या रावत जो दिवंगत सैला रानी रावत जी की बेटी है उनके घर संवेदना प्रकट करने जाते हैं, लेकिन चर्चाएं कुछ और शुरू हो जाती हैं। इसको किस तरीके से देखें? फोटोएं सार्वजनिक होती हैं उन्हीं के हैंडल से। देखिए, जब कोई राजनेता कुछ करता है उसमें चर्चाएँ होती हैं, कुछ चर्चा भी होती है और अच्छी चर्चा भी होती है। हरीश रावत जी का मुझे याद है, जब सैला रानी जी की मृत्यु हुई थी तो हरीश रावत जी ने अपने ट्विटर में भी और अपनी पेज में भी उन्होंने उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की थी। और अभी वो, क्योंकि इतने वर्ष के बाद वो, मतलब करीब 5-6 महीने बाद वो रुद्रप्रयाग गए हैं, तो ऑब्वियस है कि जब सैला रानी जी की परिवार वहाँ था तो उनसे मिलके संवेदनाएं, क्योंकि उनके साथ वो विधायक भी रहीं हरीश रावत जी के संग। और सैला रानी रावत का और रावत जी का जो तारतम्य था वो इतना बेहतर था। सैला रानी रावत विधायक रहते हुए केदारनाथ में बहुत सारे काम उनने, रावत जी ने उनके कहने पे किए थे। और आपदा के टाइम में भी मुझे याद है कि सैला रानी रावत जी के रिकमेंडेशन में बहुत सारे काम केदारनाथ में हुए थे। तो एक वो जुड़ाव रहता है। बाद में क्या कारण रहे हैं अलग होने की अलग बात है। तो वो संवेदना प्रकट करने गए थे, उसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। और हाँ, बीजेपी को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गए तो बीजेपी वाले रातों रात पहुंच गए, वो किया, वो उनका राजनीतिकरण है। लेकिन अपने पुराने किसी सहयोगी के घर में मृत्यु के बाद शोक संवेदना प्रकट करने जाना औपचारिकता भी है और ये ज़रूरी भी है। समय का नहीं लगता आपको कि समय थोड़ा सा? देखिए, अब जब आप होंगे अवेलेबल तभी जाया जाता है। और मुझे लगता है कि हरीश रावत जी क्योंकि वहाँ प्रचार प्रसार के लिए गए थे, और उसके बाद भी एक 77-78 साल का आदमी अगर कहीं किसी से मिलने जा रहा है, उसमें इतना बड़ा बवंडर नहीं होना चाहिए। चलिए, बवंडर नहीं होगा, लेकिन उसी के बाद से अब तस्वीरें सार्वजनिक होने लगी हैं। बीजेपी के मंच पर ऐश्वर्या नजर आने लगी हैं, तमाम भाषण दे रही है, पक्ष में मतदान करने की अपील करें, जो कल तक लेकिन उन्होंने अपने भाषण में कुछ इशारा बीजेपी को भी किया है। समझने वाले सब कुछ समझते हैं, और लोग ये भी समझते हैं किस तरीके की प्रेशर्स बीजेपी करती है अपने लोगों पे, तो उसका कोई असर नहीं पड़ना। सबको पता है कि कहाँ क्या है। अच्छा, आपका टेन्योर की अगर बात की जाए तो अप्रैल 2022 से आप कुर्सी पर हैं, अब शायद आपका टेन्योर पूरा होने जा रहा है। इस बीच में किस तरह देख रहे हैं? क्या वाकई कांग्रेस को मजबूत कर पाए आप? देखिए, मैं कैडर बिल्ड करने में कामयाब रहा, जबकि अभी मेरी पीसीसी नहीं है, उसके बावजूद भी मेरे जिला अध्यक्ष जिस तरीके से बखूबी काम कर रहे हैं, और 2 बाई इलेक्शन जीत के हमने अपना रिजल्ट दिखाया है। और जो मैं कर सकता था
पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके वो मैंने किया है और मुझे अपने काम पे पूरा भरोसा है और मैं खुश भी हूँ कि मैंने जो डिलीवर करने के लिए मुझे कहा गया था उसमें से मैक्सिमम मैं डिलीवर कर चुका। संतुष्ट हैं आप अपनी कुर्सी से कि मतलब कुर्सी अच्छा से मेहनत कर पाए? हाँ, मैं जो कर सकता था उन कंडीशंस में, जब कांग्रेस का कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था, जब मीटिंग्स होना मुश्किल हो रहा था और शुरू में 20, 25, 30 की मीटिंगें मैंने गढ़वाल मंडल में की थी, आज वहाँ हज़ारों की संख्या में हमारे लोग आ रहे हैं, कैडर खड़ा है, इस बात को लेकर मैं संतुष्ट हूँ। जो नेताओं की एकजुटता है एक मंच पे लाने की, वो पूरी हो पाई? देखिए, कांग्रेस जैसी पहले थी उससे तो काफ़ी सुधरी है। कम से कम अब खुल के एक दूसरे के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, क्योंकि अंकुश रखने के लिए पद में रहने वाले के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि निंदा भी हो और वो निंदा होना कोई बुराई नहीं है। निंदा होना जरूरी है, लेकिन निंदा सार्वजनिक मंच पे क्या सही लगती है आपको? देखिए, अब जो आदतें हैं वो तो नहीं बदलेंगे, लेकिन नया कैडर सही रास्ते पे है, वो आगे अच्छा काम करेगा। आगे के लिए क्या कुछ तैयारी है? देखिए, मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी देती है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। अभी मेरा फोकस 2027 की तैयारियाँ हैं और बीजेपी को और कुछ मामलों में हम एक्सपोज करेंगे और उसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। कई बड़े मामले उत्तराखंड में उठते रहते हैं लगातार, उसमें ये आरोप लगता है कि विपक्ष सही तरीके से उनको टैकल हैंडल नहीं कर पाता है। हालांकि आपने कई चीज़ें उठाई हैं, अंकिता हत्याकांड उठाया, तमाम जो आरोप लगे हैं, तमाम मुद्दे आपके पास है, आपने उनको उठाए हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें क्यों लगती हैं कि विपक्ष उनको सही से नहीं उठा पाता? देखिए, क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में हर महीने कोई बड़ा मामला आ जा रहा है और किसी मामले को गोल तक पहुंचाने की संभावना ही नहीं है। मतलब आप किसको छोड़ो और किसको पकड़ो, ये स्थिति हो गई है। रोज़ कुछ ना कुछ है, कभी डकैती हो जा रही राष्ट्रपति के आने में, कभी अंकिता हो जा रही हैं, कभी संतेरसा में 14 साल की बच्ची मर जाती है, तो कभी ISBT में 13 साल की बच्ची का रेप और बलात्कार हो जाता है। 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में रेप के केस में, दुख संघ का चेयरमैन रेप के केस में बंद है लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, उसके पद में वो बने रहते हैं। हमारे उत्तरकाशी में 4 महिलाओं बेटियों के साथ बलात्कार, ममता जोशी बहुगुणा का मामला और कई मामले हैं। उसके अलावा SSC भर्ती घोटाला, फिर पटवारी पेपर लीक, फिर वो एक लड़का मोनू जिसको डुबा के मार दिया गया हरिद्वार में। तो ये सारे तमाम ऐसे प्रकरण हैं जिसकी वजह से मतलब क्या करें क्या ना करें ये समझ में ही नहीं आ रहा है। लगातार लड़ रहे हैं, लगातार लड़े, लेकिन इतना ज़रूर मुझे संतोष है इस बात का कि जनता अब इन विषयों पे चर्चा करने लगी है और इन विषयों के चर्चा करने के बाद ही, आकलन करने के बाद ये जो रिजल्ट हमको मिले हैं ये यूं ही नहीं मिले। जी, जो मंगलौर और हम बद्रीनाथ जीते हैं यूं ही नहीं जीते हैं, ये लगातार जो हम लोग प्रयास कर रहे थे, लोगों के बीच में पेनिट्रेट कर रहे थे, लोगों के बीच में जो चर्चाएँ थी, उसका भी एक बहुत बड़ा आधार है इन चुनाव को हमको जिताने में। चलिए अध्यक्ष जी, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, केदारनाथ उपचुनाव की हार जीत क्या दिशा और तय करने जा रही है, दशा दिशा की जो बात होती है? देखिए, हार जीत जो भी होगी, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि कांग्रेस ने लोगों का दिल जीता है। लोग अब समझने लगे हैं, कम से कम जो गलत चीज़ें हो रही थी उनके विषय में चर्चा होने लगी है और राजनीति में हार जीत कोई बड़ा मामला नहीं है। हार जीत होती है, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, लेकिन इतना है कि आने वाला रिजल्ट ये बताएगा कि हमारी मेहनत किस ओर थी और उस मेहनत का कोई क्या परिणाम निकलता है, उस पर रिजल्ट आने के बाद चर्चा करेंगे। चलिए अध्यक्ष जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और मेन मुद्दा यही था कि केदारनाथ में उपचुनाव होने जा रहा है, बद्रीनाथ और मंगलौर उत्तराखंड कांग्रेस जीती है और ये सही बात है कि सरकार किसी की और बाई इलेक्शन कोई और जीत जाता है। शायद ये पहला ही केस हुआ होगा उत्तराखंड प्रदेश में कि बाई इलेक्शन सत्ताधारी दल हारा हो और अब केदारनाथ उपचुनाव की 20 तारीख को वोटिंग होनी है। जोर शोर से प्रचार चल रहा है, बीजेपी भी अपना दमखम लगा रही है तो कांग्रेस भी अपने दमखम से उतरी हुई है। रिजल्ट तय करेंगे कि आगे भविष्य क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि केदारनाथ उपचुनाव की जो सीट है वो एक प्रतिष्ठा की सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बन चुकी है। धन्यवाद।